we move on to the last part of the lesson. Okay, हमने इस लेसन को स्टार्ट किया था सेल बायोलॉजी से, दैट इज साइटोलॉजी. Okay, then we discussed about something called the stem cells, उसका importance, है ना, the latest developments and all about that we had seen. And after that we started discussing about biotechnology, कि उसका मतलब क्या है, उसका significance क्या है, how it got developed over the period of years and what are the recent updates. Okay, and at many stages हमने देखा कि जो अभी लेटेस्ट अपना है कोविड-19 का, उससे भी कितना कुछ हमें एसोसिएशन मिल रहा है. एंड दोज हु आर बीइंग रीडिंग द लेटेस्ट अपडेट्स इन द न्यूज़पेपर्स, ऑल ऑफ यू मस्ट हैव रेड दिस बाय नाउ कि 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का ड्राइव अपने यहाँ पे स्टार्ट होने का प्लान है करके. आर यू ऑल अवेयर अबाउट दैट? यस. राइट. हाँ. तो फेज वाइज जो है वो वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट करेंगे. पहले हेल्थ वर्कर्स को, सीनियर सिटीजन्स को, लाइक इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्लानिंग, राइट, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग वैक्सीनेशन ड्राइव. एंड द थिंग इज बिकॉज इतने बड़े पैंडेमिक के लिए सडनली डेवलप्ड एक वायरस के लिए जब वैक्सीन बनाया गया है, so it is not that just one dose of vaccine will be enough and the story will get over. उसमें भी phases होगा and a section of a population will first get the vaccine. फिर after a few days the development will be seen कि कोई side effect वगैरह नहीं आ रहा है कि नहीं, and then धीरे धीरे करके बढ़ाया जाएगा so that ultimately it will reach all the masses. So it is going to be a very big drive, right? So we all have to cooperate with the government and follow whatever instructions are being told by all the experts, है ना. तो ऐसे करके we are actually seeing presently कि बायोटेक्नोलॉजी का लाइफ में कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है. इट इज ओनली बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट we are able to at least try and tackle all these crises around us. Okay, the last part of this lesson, it is about the important stages in agricultural development. ओके, एंड इसके अंदर काफी सारे पॉइंट्स आ रहे हैं. दिस इज आल्सो इंक्लूडेड अंडर बायोटेक्नोलॉजी मेनली बिकॉज एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में भी काफी हद तक हमने ऐसे यूज किए हैं. सम ऑफ द एग्जांपल्स दैट यू हैव सीन इन दिस लेसन इज अबाउट द बीटी क्रॉप्स, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, है ना. तो दे ऑल आल्सो अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर. तो अभी यहाँ पे इस टॉपिक में हमें ये देखना है कि India being an agricultural country, still at many places only the traditional form of agriculture is practiced, and at many places there are a lot of revolutionary technologies which have taken over in agriculture. तो दोनों साइड के प्रॉस एंड कॉन्स क्या है ये हमें अच्छे से देखना है, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एट एवरी स्टेज. ओके, तो एग्रीकल्चर को डेवलप करना काफी जरूरी हो गया, राइट. एंड दैट बेसिक पॉइंट रिमेन्स द सेम कि लाइक population of our country is increasing like anything and the land area available for agriculture is reducing. The number of people engaging in this occupation is again declining. So these are all the major concerns one has to consider, right? So इसमें important stages in agricultural development में the first thing which we all should know, ये तुम लोग सबने सुना होगा, that is green revolution. Yes, स्लाइड दिख रहा है ना सबको? Have you all heard about green revolution, everybody? हाँ. Right, what is the meaning of the word revolution? To bring about a change. Is it just a change or something more to it? रेवोल्यूशन वर्ड का मीनिंग है, जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करके सुना था, तो हिस्ट्री में कहीं पर भी रेवोल्यूशन पढ़ते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है? हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट? Change and development in that field. ओके, फिर रेवोल्यूशन का मतलब है a drastic change on a large scale in a short period of time. That is the meaning of the word revolution. ओके, जैसे ये कोविड-19 के लॉकडाउन के वजह से टीचिंग फील्ड में कितना बड़ा रेवोल्यूशन आ गया, करेक्ट. अर्लियर वी नेवर थॉट अबाउट ऑनलाइन लेक्चर्स,
बड़े बड़े टॉप इंस्टीट्यूट टॉप के कोर्सेज वगैरह में ये सब होता था. नाउ इट हैज कम डाउन टू द स्कूल लेवल, नर्सरी लेवल, ऑनलाइन कंडक्शन हो रहे लेक्चर्स वगैरह का. सो दैट्स अ रेवोल्यूशन. एंड ये रेवोल्यूशन क्यों हुआ? बिकॉज इट वी वर फोर्स टू डू इट. करेक्ट. एटलीस्ट इन द केस ऑफ एज एकेडमी, हिस्ट्री में देख लो, कभी ऐसा ऑनलाइन लेक्चर्स का नहीं सोचा गया. नो क्लासेस एट ऑल. द रीजन वॉज कि वी वर कंफर्टेबल विद रेगुलर टीचिंग. बट ये सिचुएशन आया तो वी वर एबल टू चेंज. दैट वॉज द नेसेसिटी. तो रेवोल्यूशन भी, in the case of green revolution that we are talking about, this is concerned with agriculture. Okay, so uh, one second. In the case of agriculture, you know that okay, there has been a drastic change from the traditional form of agriculture. If you see the farmers in our country in the early part of the 20th century, 1900 के टाइम पे या ऐसा तभी, तो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर वॉज प्रैक्टिस्ड. कि टिपिकल वो बुलक्स लेकर मैनुअली काम करना विदाउट एनी मशीन्स, डिपेंडिंग ओनली ऑन द मानसून, ये ट्रेडिशनल टाइप था. बट दिस कैन नॉट बी कैरीड ऑन ओनली ऑलवेज, बिकॉज बहुत सारे चीजें हैं जो बदल रहे हैं. So there was a need to bring about a drastic change in the agriculture, not only for getting a very high yield, but also to increase the dignity and the status of the farming community. तो ऐसे करके ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ. उसका एम्स क्या था? फर्स्टली टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ द क्रॉप्स. उतने ही लैंड एरिया में उतने ही इन्वेस्टमेंट के साथ ज्यादा आउटपुट मिलना चाहिए. द मेन रीजन बीइंग वी हैव टू फीड अ लार्ज नंबर ऑफ द पीपल. ओके, फूड बीइंग द बेसिक नेसेसिटी. इम्प्रूव्ड क्रॉप वैरायटीज, कि जितने वैरायटीज है क्रॉप्स के, उसका क्वालिटी भी इंप्रूव करना जरूरी है. जैसे हमने गोल्डन राइस वगैरह देखा. earlier farmers could not think about all that. Okay, then resistance to disease and pest, ये भी उतना ही जरूरी है. many crop plants are affected by so many fungal disease, viral disease, bacterial disease, insect pest, non insect pest, सब plants को affect करते हैं. तो पहले farmers ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे, but अभी we are having options. I showed you some names of institutes last time. Okay, then you have genetically modified enriched varieties for biofortification. ओके, कि उसी क्रॉप का न्यूट्रिटिव वैल्यू को एनरिच करके वी आर ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मैल न्यूट्रिशन. ये भी सोचना जरूरी था, पहले ये नहीं था अपने कंट्री में. ओके, देन प्रॉपर यूज ऑफ agrochemicals. So when you say agrochemicals, it includes all the different types of chemicals used in the field. Okay, like you have fertilizers, pesticides, insecticides, etc. ठीक है, उसका प्रॉपर एफिशिएंट यूज. पहले यहाँ पे एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट ये है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू वी स्टार्टेड क्रिएटिंग मेनी केमिकल्स एंड यूजिंग देम इन द फील्ड. बट जब शुरुआत किए थे तो ये बोला गया था कि इसको बहुत ही ज्यादा स्पेयरिंगली एंड ओनली व्हेन इट इज रिक्वायर्ड एंड द लास्ट ऑप्शन वन हैज टू यूज दिस. बट बाद में ऐसा हो गया कि द नॉलेज डिड नॉट पास ऑन प्रॉपरली एंड दे स्टार्टेड यूजिंग एरेटिकली. Okay, so that is a totally different issue we will see. ठीक है. Then waste management, because there is a lot of agricultural waste also. तो उसका composting कर सकते हैं, वर्मी composting कर सकते हैं, right? We can prepare manures and all and use them in the field. ठीक है, that is waste management. Okay, then irrigation facilities. Okay, irrigation पहले कैसा था? आसमान में देखकर फार्मर बोल देते थे कि आज शाम को बारिश होगा या 2 दिन बाद बारिश आएगा. काफी हद तक वो सच भी निकल जाता. दे वर मच बेटर देन द वेदर फोरकास्टर्स. बट अभी क्या है कि एनवायरमेंट इटसेल्फ इज टोटली अनप्रेडिक्टेबल. ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज बेटर वी डोंट डिपेंड ऑन द मानसून एंड वी हैव आवर ओन इरिगेशन फैसिलिटीज. तो पंप्स, कैनाल्स, बैंक्स, ट्रेंचेस एक्सेट्रा बहुत सारे ऑप्शंस है अपने पास. ओके, and efficient use of water is also possible because of that, according to the requirement of the crop, right? तो ऐसे करके काफी सारे हमारे पास एम्स है. मशीन्स यूज कर सकते हैं. ओके, इंस्टेड ऑफ यूजिंग एनिमल्स लाइक बुलक्स एंड ऑल, वी कैन मेक यूज ऑफ ट्रैक्टर्स. ओके, so on at the same amount of time we are able to
irrigate or cultivate a larger land area because of the use of tractors and all. एंड इवन क्रॉप्स के हार्वेस्टिंग के लिए पहले मैनुअली किया जाता था. ओके तो हार्वेस्टिंग में प्रॉब्लम्स होते थे, तो हार्वेस्टिंग के डिवाइसेस बना सके, एंड दीज डिवाइसेस आर यूज्ड टू हार्वेस्ट द क्रॉप्स इन अ वेरी एफिशिएंट वे विदाउट डैमेजिंग इट. तो ये सब नए नए चीजें आने लगे एग्रीकल्चर में, एंड दैट ब्रिंग्स अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन. ओके तो ये सब जो स्टार्ट हुआ अपने कंट्री में, that was mainly because of one scientist. His name was Dr. M.S. Swaminathan. ये इनका pioneer idea था कि we should bring about such a drastic change in agriculture in our country for the welfare of the population as well as for the farmers. ये इनका आइडिया था, and that is why he is credited with the title father of green revolution in India. So you have to remember the name Dr. M.S. Swaminathan, father of green revolution in India. And इनके साथ साथ अभी there is another person who is very famous and associated with green revolution, and he is from Mexico. Okay, Dr. Norman Borlaug. Mexico से है, and he was the one who first created a polyploid variety of wheat crop, a hexaploid variety. कि नॉर्मली किसी सेल में डिप्लॉयड कंडीशन होता है 2n जो बोलते हैं, बट इन्होंने एक व्हीट का वैरायटी डेवलप किया विच वाज 6n हेक्साप्लॉइड, एंड उसका क्वालिटी इंप्रूव किया. So he was also the one who contributed largely to the green revolution. तो ऐसे टॉप के एग्रीकल्चरिस्ट के वजह से काफी सारा चेंजेस आ गया इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन. ओके तो अभी जो बेसिकली जो टॉपिक है अपना, इट इज इंपॉर्टेंट स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. तो जब हम एग्रीकल्चरल बोलते हैं तो इट्स नॉट ओनली अबाउट द फील्ड क्रॉप्स. एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड बाकी बहुत कुछ है. इट इज अल्टीमेटली ऑल द डिफरेंट वेज इन विच पीपल गेट फूड ऑन देयर प्लेट. तो सबसे मेजर तो ये है ग्रीन रेवोल्यूशन, बट इंक्लूड्स मेनी अदर थिंग्स आल्सो. बट हैव यू ऑल अंडरस्टूड ग्रीन रेवोल्यूशन प्रॉपर्ली एवरीबडी? Sir, बोलो. even resistance to climate was given to that plants, right? Climate was That in drastic resistance to changing climatic conditions, like if there was lot of heat or yes, lot of rainfall, the plants used to not get affected by correct. that. तो भाई दैट्स व्हाट सी एग्रीकल्चर में सब कुछ आ जाते हैं, बट इफ देयर इज अ सडन चेंज इन द अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट, तो उसमें क्रॉप्स कितना अडेप्ट कर लेता है, दैट दैट काइंड ऑफ रेजिस्टेंस इज नॉट मच डेवलप्ड इन द क्रॉप्स, बिकॉज दैट्स अ what you can say very unpredictable situation. Disease and pest are always a common occurrence. ओके तो उस पर रिसर्च अभी चल रहा है. जैसे मैंने बीच बीच में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के सब नाम दिखाए थे, तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स में साइंटिस्ट ये सब काम करते हैं. अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट द रिसर्च इज डन. ये सब जो है ग्रीन रिवोल्यूशन शुरुआत हुआ था उस टाइम पे, बट इट इज नॉट दैट कि वो ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट होके खत्म हो गया. देयर आर मेनी मोर थिंग्स विच आर इंक्लूडेड. टुडे ऑल्सो देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जिनको ये सब फील्ड में इंटरेस्ट है, तो अपना 12वीं तक का पढ़ाई खत्म करके दे ज्वाइन बीएससी एग्रीकल्चर कोर्सेज, बीएससी हॉर्टिकल्चर कोर्सेज, एंड दे बिकम एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट. ओके जिनको एग्रीकल्चर और यू कैन से कॉमर्स दोनों पसंद है, तो देयर इज अ एक्सपर्टीज, देयर इज अ फील्ड व्हिच इज कॉल्ड एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स. स्टूडेंट्स उसमें भी जाते हैं एंड दे बिकम एक्सपर्ट्स इन दैट. ओके तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेस आने लगे जो पहले नहीं था इतना. So people are becoming experts in such fields and giving their good contribution towards the society. ठीक है. अभी जैसे ICAR करके इंस्टीट्यूट दिखाया था मैंने एग्रीकल्चर का, तो देयर आर पीपल रिक्वायर्ड इन दैट पोस्ट जो उस इंस्टीट्यूट में अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से गाइडेंस देते साइंटिस्ट को. ओके तो करियर में ये सब चीजों का कंप्लीट स्कोप है, एंड दीस थिंग्स आर स्टिल मोर डेवलपिंग इन अवर कंट्री बिकॉज एग्रीकल्चर का सिचुएशन काफी चेंज हो रहा है. लोगों का जरूरत है ऐसे फील्ड में. ठीक है. तो बेस्ड ऑन ग्रीन रिवोल्यूशन, या
ओके, विच आर द डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए काम करते हैं. Okay, you have to remember these names and their locations. So this is just a handful of them I'm showing you over here. कुछ जो है वो टेक्स्ट बुक्स का मैंने दिखाया, दूसरा दो तीन भी एक्स्ट्रा मैंने बताया, तो यू कैन ऑलवेज गो थ्रू देम. ओके, जैसे ये देखो फर्स्ट वन IARI. यू कैन ऑलवेज लुक एट द कैंपसेस, किस तरह का इंस्टीट्यूट बना के रखा हुआ है. सो ऑब्वियसली आइडल तो नहीं बैठेंगे, देयर विल बी सो मेनी पीपल एम्प्लॉयड ओवर देयर, है ना. दैट डायरेक्टली गिव्स एन आइडिया अबाउट द जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो. Okay, so IARI, Indian Agricultural Research Institute, New Delhi. ठीक है, you have to remember this name. IARI काफी फेमस है, इनका अपना एंट्रेंस एग्जाम वगैरह होते हैं. So once you pass out with your BSc or MSc, you become eligible to appear for these exams. एग्जाम क्लियर करो, इनका इंटरव्यूज फेस करो. Okay, you will come to know if you are entering this field कि क्या उनका रिक्वायरमेंट है करके. Then this is, ये देखो, Central Citrus Research Institute at Nagpur. Okay, CCRI करके. So that means what? Nagpur, you know very well, is famous for which fruit? नागपुर का ऑरेंज. ऑरेंज है, तो वो सिट्रस फ्रूट है. तो वहां पे उसका एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ही बना हुआ है जो सिट्रस फ्रूट पे काम कर रहा है. ओके, तो इट इज अंडर द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ICAR. ओके, तो ये काफी बड़ा इंस्टीट्यूट है, वेरी फेमस फॉर रिसर्च ऑन सिट्रस क्रॉप्स. ओके, देन ये देखो सोलापुर का इंस्टीट्यूट है, सीधा कैंपस, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर पोमोग्रेनेट. सिर्फ डालिम या अनारदाना पे एक इंस्टीट्यूट बना के रखा है. तो यू कैन इमेजिन द लेवल ऑफ रिसर्च दैट मस्ट बी गोइंग ऑन. है कि नहीं, ये सब फ्रूट्स हम लोग खाते हैं ना, मार्केट में जाते हैं खरीद लेते हैं, बट उसके पीछे सोचो कितना रिसर्च हो रहा है, सो दैट वी आर गेटिंग क्वालिटी फ्रूट्स विद अस. सर बोलो. मैंने ऐसा सुना है कि जो भी अच्छे क्रॉप्स आते हैं लाइक फ्रूट्स या कोई भी फ्रूट्स वो सब एक्सपोर्ट होते हैं, और जो लोकल ये रहते हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे ये काम करते हैं, और जो इतने क्रॉप्स अच्छे नहीं होते वो ही इंडिया में बेचे जाते हैं. ये पूरी तरह से सच नहीं है, वी कैन नॉट जनरलाइज दिस. एंड हाँ, हमने एक जैन फार्म्स करके है, वो वहाँ विजिट किया था. बहुत बड़ा है वो जलगांव में. उन लोगों ने बोला कि जो वहाँ प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे एक्सपोर्ट होते हैं, और उनके जो जैन फार्म्स के लाइक जैम्स एंड फूड प्रोसेसिंग का जो होते हैं उसके लिए वो आजू बाजू के लोकल मार्केट से लेते हैं. Okay. और उनके अच्छे क्वालिटी सब एक्सपोर्ट हो जाते हैं. ठीक है, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग कि वी कैन नॉट डिनाई दिस कंप्लीटली कि ऐसा नहीं होता है करके. एंड इट डिपेंड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, डिपेंड्स अपॉन द डिमांड आल्सो. अभी फार्मर्स जो है, सपोज अभी एज यू विजिटेड दैट फार्म, उनका अपना खेती है, वो लोग कल्टीवेट करते हैं, अच्छे से अच्छा क्वालिटी का तैयार करते हैं, एंड वो एक्सपोर्ट करते हैं. तो उसके पीछे रीजन क्या होगा? व्हाई विल दे प्रेफर टू एक्सपोर्ट व्हेन गिवन अ चॉइस? क्योंकि उसकी इतनी इधर अच्छी कॉस्ट नहीं आती. यस, तो इसके लिए द गवर्नमेंट शुड वर्क ऑन व्हाट, कि अच्छा क्वालिटी अगर यहाँ भी बेचो तो कॉस्ट फैक्टर पे भी ध्यान देना है. अभी इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है अपना अल्फोंसो मैंगो. द बेस्ट क्वालिटी अल्फोंसो मैंगो अपने ही कंट्री में नेचुरली हम ग्रो करते हैं, बट यहाँ अपने कंट्री में इतना महंगा बिकता है कि खरीदने वाले नहीं है. So that's the reason when farmers, अभी farmers भी सोचेंगे तो उनके लिए काइंड ऑफ अ बिजनेस है. इफ यू आर अ बिजनेस पर्सन, तो यू विल ऑब्वियसली लुक एट द ऑप्शंस व्हिच विल गिव यू मोर प्रॉफिट. तो अगर उनको दुबई वगैरह में आम बेचकर ज्यादा कमाने को मिल रहा है तो दे विल डू दैट. एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट दैट कि एक्सपोर्ट अगर करते हैं तो अपने कंट्री को क्या मिलता है? फॉरेन एक्सचेंज. कि अपने यहाँ का क्रॉप हम दूसरा कहीं बेच रहे हैं, तो गवर्नमेंट का इकोनॉमी में बहुत एडिशन होता है. कि अगर फार्मर्स बेचकर कमा भी रहे हैं तो अपने कंट्री के इकोनॉमी में एडिशन हो रहा है, वो उतना ही टैक्स भी भरेंगे ना वो. So we have to see from that point of view also, and these all things are taken care of by a person who is an agricultural economics. कि वो ये सब इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर एंड कॉस्ट फैक्टर का एक रिवीजन, एक बोलते हैं ना एनालिसिस करके दैट कैन गिव अ कंक्लूजन कि अगर इन क्रॉप्स को, क्वालिटी क्रॉप्स को हम अपने कंट्री में भी बेच सके एट द लीस्ट पॉसिबल प्राइस,
तो विल देयर बी बायर्स ओवर हियर। इसमें और एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ अपना ड्रैगन फ्रूट। आर यू ऑल अवेयर अबाउट दैट फ्रूट? ड्रैगन फ्रूट हाँ करके पता है सबको? खाया कभी एवरीवन? हाँ बीच में रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा था पेपर में। आई विल सी इफ आई एम हैविंग दैट न्यूज़पेपर आर्टिकल इन माय फोन, मैं उसको भेजता हूँ ग्रुप में। बहुत रिसेंटली एक्चुअली मेनली आफ्टर दिस लॉकडाउन, वो ड्रैगन फ्रूट का कल्टीवेशन के लिए बहुत सारे फार्मर्स करने लगे। द रीजन इज दैट फ्रूट इज अ एरिड जोन क्रॉप, कि मतलब वो ऐसा ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, एंड द प्लांट ग्रोज कंफर्टेबली। तो उसमें ऐसा हो जाता है कि फार्मर्स आर गेटिंग वेरी गुड रिटर्न्स बाय सेलिंग द क्रॉप्स इन आवर कंट्री आल्सो। ओके, तो अगर फॉरेन कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में हमारे क्रॉप्स का डिमांड है तो इट्स अ प्लस पॉइंट फॉर अस। We are the ones who are producing it, importing, exporting them to their countries and earning foreign exchange for us. यही अगर उल्टा होता तो सोचो कि अपने कंट्री में नहीं ग्रो कर पा रहे हैं, एक्सोटिक फ्रूट्स वगैरह को हमें दूसरे कंट्री से मंगवाना पड़ रहा है, तो हमें कितना हैवी प्राइस देना पड़ता। देयर आर कंट्रीज हु डोंट इवन ग्रो व्हीट एंड राइस एंड ऑल, उनको इंपोर्ट ही करना पड़ता कहीं से। तो फॉर्चुनेटली वी डोंट हैव टू डू ऑल दैट। तो ये सिचुएशन तभी चेंज होगा व्हेन देयर विल बी बायर्स इन आवर कंट्री जो स्पेंड करने के लिए तैयार रहेंगे। तो फार्मर्स को दूसरा जगह नहीं देखना पड़ेगा। तो देयर हैज टू बी अ बैलेंस ऑफ बोथ द थिंग्स। हम लोग पूरी तरह से एक्सपोर्ट बंद भी नहीं कर सकते, एंड यहाँ का लाइफस्टाइल जैसे जैसे बढ़ेगा यहाँ पे भी लोग खरीदना शुरू करेंगे। तो इट ऑलवेज गोज बोथ द वेज। ठीक है। देन ये देखो, SBI शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, एकदम 5 स्टार होटल जैसा लग रहा है कैंपस, कोयम्बतूर में। दे वर्क ओनली ऑन शुगर केन, बहुत सारे शुगर केन के वैरायटीज तैयार किए इन्होंने। If there is an entire institute only on sugarcane, you can understand the level of research that goes on. एक एक क्रॉप के ऊपर अपने ऊपर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, दूसरा कोई कंट्री नहीं मिलेगा जहां पर एक एक क्रॉप के लिए देयर इज अ सेपरेट इंस्टीट्यूट ऑफ दैट इज फाउंड ओनली इन इंडिया। तो नो बडी कैन एवर क्लेम कि एग्रीकल्चर का अपने कंट्री में स्कोप नहीं है करके, ये बोल के फॉल्स क्लेम नहीं कर सकते। ओके, सी दिस सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट एट कटक, ओडिशा। ओके, सिर्फ चावल पे रिसर्च होता है। एंड वी ऑल नो वेरी वेल, अपने प्लेट पे आते हैं कि चावल के कितने वैरायटीज हैं। उत्तराखंड का चावल देखो, केरला का चावल देखो, दे आर सो डिफरेंट। द रीजंस आर वी आर हैविंग दिस इंस्टीट्यूट एंड वी आर हैविंग दिस क्रॉप विद अस इन द वाइल्ड, राइट? एंड CPRI, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, शिमला जैसे पहाड़ियों में एक अच्छा रिसोर्ट जैसा इंस्टीट्यूट है। सोचो ऐसे जगह पे सब काम करने मिला तो कितना मजा आ जाएगा। पोटैटो के ऊपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, लाइक दैट देयर आर सो मेनी ऑफ देम। तो ये सारे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स जो है वो काफी पुराने भी नहीं है, दे आर रिसेंटली डेवलप्ड, एंड द रीजन इज इस पे रिसर्च पॉसिबल है, एंड देयर आर पीपल हु आर वर्किंग ऑन इट। एक इंस्टीट्यूट है कोंकण में, दापोली करके एक जगह नियर रत्नागिरी, कोंकण कृषि विद्यापीठ, that is one of the premier institutes for agricultural research in Maharashtra. Okay, then you have agricultural university at Uttarakhand, Pantnagar में, पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एट लुधियाना, पूरा यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर के लिए बना के रखा है। यू कैन इमेजिन द लेवल ऑफ स्कोप दैट दिस फील्ड हैज। ओके, सो कभी भी अगर कोई बोले ना कि एग्रीकल्चरिस्ट बनेगा तो क्या खेती बाड़ी करेगी क्या, ऐसा सब नहीं बोलने का। Simply stop them by telling कि a person who is an agriculturist is not actually a farmer, that person is a researcher। ठीक है, ये स्टैंडर्ड बताना बहुत जरूरी है। there is nothing called status in all this, understood this everyone? okay, and इंडिया जैसा एग्रीकल्चरल कंट्री है अपना, तो इंडिया के एग्रीकल्चर को हम नहीं बढ़ाएंगे तो और कौन बढ़ाएगा, राइट? so that is the reason one has to take pride if you are selecting such fields and going ahead in your career with this। okay, काफी लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा काम किया है इस पर। ठीक है ना, जैसे हमने ग्रीन रिवोल्यूशन देखा, नाउ यू आर अवेयर अबाउट दिस, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, राइट? यू नो वेरी वेल व्हाइट रिवोल्यूशन।
This is associated with what? What is the white revolution associated with? Milk. Milk. And father of white revolution is Dr. Verghese Kurian. ये सब नेम सब याद रखना, इनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी करके बोला जाता है, राइट? यू ऑल नो अबाउट अमूल, ये वो अमूल का फैक्ट्री है गुजरात में. ओके, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड. दिस इज एट अ प्लेस कॉल्ड आनंद इन गुजरात बिटवीन बड़ोदरा एंड अहमदाबाद. वहाँ पर एक काफी बड़ा फैक्ट्री है एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स का विजिट वगैरह होता है वहाँ पर. They take you inside the factory and show you all the processing industries and all. So you can see the number of people employed. है कि नहीं? And इसके वजह से even farmers and the women of that community they also got employment because cattle rearing करके दूध collect करके इनको बेचना, अमूल के वजह से इनको काफी लोगों को उसका पैसा मिला. They got employment. They improved their standard of living. एंड अमूल जैसे कंपनी के कितने प्रोडक्ट्स है, यू नो दैट. नॉट ओनली अमूल, यहाँ मैं अमूल का ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ, बाकी भी बहुत सारे डेयरी इंडस्ट्रीज है अपने कंट्री में, लाइक वी हैव गोवर्धन, है ना, ऐसे कितने सारे. तो सबके तो कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, राइट? बट द इनिशिएटिव, द फर्स्ट थिंग व्हाइट रेवोल्यूशन जो डेवलप किया, दैट वाज दिस पर्सन. ओके, तो इतने बड़े बड़े प्रोसेसिंग यूनिट सब बना के रखे हैं एंड वी हैव सीन दैट इन द माइक्रोबायोलॉजी लेसन आल्सो कि कितने सारे डेयरी प्रोडक्ट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करके हम बना पा रहे हैं एंड वी आर एबल टू कंज्यूम दैट, राइट? तो ये सब अपने कंट्री के लिए एडिशन हो गया ना. अभी अगर सपोज इतना बड़ा बड़ा चीज अपने कंट्री में नहीं होता तो ये क्या करना होता हमने फिर? वी वुड हैव वांटेड टू इंपोर्ट इट फ्रॉम अदर कंट्रीज. तो जो चीज हम लोग यहाँ पे 20-50 रुपए में ले रहे हैं उसके लिए 200-500 रुपए देना पड़ता था. तो एम इज व्हाट गवर्नमेंट अभी क्या ट्राई कर रहे हैं. अभी लॉकडाउन के टाइम पे तुम लोग ने एक वर्ड सुना होगा, आत्मनिर्भर. मोदी जी का स्पीच सुना एवरीवन? हाँ. कि गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, एनकरेज कर रहे हैं आत्मनिर्भर बनो. मीन्स व्हाट? फॉर ऑलमोस्ट ऑल द पॉसिबल थिंग्स लेट अस नॉट डिपेंड अपॉन अदर कंट्रीज as far as possible. Okay, we are having all the resources with us, make use of that and produce something in our country itself so that our people get the employment. अभी एक पर्सन के इनिशिएटिव से देखो कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आ गए, कितने लोगों का पेट भरा. दैट्स अ बिग थिंग. So such contributions are very very significant. इसलिए इनको बोला गया द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन. अंडरस्टूड दिस. एंड इसमें बायोटेक्नोलॉजी कैसे आ गया? वी नो वेरी वेल कि कितने सारे डेयरी प्रोडक्ट्स जो है बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हम बना सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट ब्लू रेवोल्यूशन. व्हाट इज दिस नाउ? व्हाट डू यू मीन बाय ब्लू रेवोल्यूशन? This is based on fishery and Fishing. yes. तभी अपने कंट्री में देखो, we are so fortunate to have very good number of water bodies. Okay, अपने inland water bodies भी काफी सारे हैं and we have such a huge coastline also and with immense diversity of the fish crops. When you say agricultural and food on the plate, this includes this one also. तो अपने कितने सारे फिशरमैन हैं जो इसमें एंगेज हैं, दे आर अर्निंग बिकॉज वी आर हैविंग दिस स्कोप विद अस. इसलिए ये भी ब्लू रेवोल्यूशन. तो इसमें उनको भी एनकरेजमेंट जरूरी है बिकॉज देयर आर न्यू टेक्निक्स अवेलेबल टू कैच द फिश, न्यू मशीनरी अवेलेबल, scientifically rearing the fishes in such a way, harvesting the fishes in such a way that we are maintaining their number in the water bodies as well as we are harvesting them for the edible purposes. दोनों बैलेंस में रखना जरूरी. ओके, सो बायोटेक्नोलॉजिस्ट का रोल आता है यहाँ पर. ठीक है, एंड कई जगह पे ऐसा होता है कि नेचुरल वाटर बॉडीज में से हम हार्वेस्टिंग नहीं करते, वी प्रिपेयर सम रेयरिंग पॉन्ड्स एंड फिश नर्सरी वगैरह बनाते हैं जहाँ पे हम खुद रेयर करते हैं, उनके अंडे वगैरह कलेक्ट करके उनको बढ़ने देते हैं एंड ओनली व्हेन दे बिकम एडल्ट्स देन वी हार्वेस्ट. तो ऐसे अलग अलग टैंक्स बना के रखते हैं. इट्स अ बिग फील्ड एक्चुअली.
Okay, so fishery is a very big task. So there is a very good institute on oceanography in Goa. Okay, वहां पर इस पे रिसर्च हो सकते हैं. फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करके भी एक है गोवा में. ठीक है, तो ऐसे कितने सारे इंस्टीट्यूट है जो इस पे काम करते हैं. तो देयर आर पीपल रिक्वायर्ड इन दैट, राइट. एंड फिश के भी प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स मार्केट में मिलते हैं. कैंड फिश, ओके, या फिर फिश में से फिश लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल करके एक्सट्रैक्ट करके वो मिलता है मार्केट में. तो उसके लिए अलग इंडस्ट्री हो जाता है, उसके लिए कितने सारे लोग एम्प्लॉयड हो जाते हैं. So this is all additional things based on fishery. And when you say fishery, it is not only fish. It can include other seafoods also. Prawns, lobster, crab and all जो भी edible है, जो पब्लिक में डिमांड है खाने के लिए, तो उनका क्वालिटी वगैरह ध्यान रखते हैं, दे आर कंज्यूम्ड. ठीक है, दैट इज ब्लू रेवोल्यूशन. अंडरस्टूड दिस एवरीवन? ओके, देन नेक्स्ट आएगा फर्टिलाइजर्स. ठीक है, when it comes to agriculture we have seen green, white and blue revolution. Next are fertilizers. It's not a new term for you, but what are fertilizers basically? फर्टिलाइजर क्या होते हैं? यस, फर्टिलाइजर का मतलब है सर्टेन केमिकल. बोलो. Supplements which give nutritive value to the soil. Yes, something that you add to the soil to enrich or to increase the amount of the nutrients. तो ये उसका definition बोल सकते हैं कि a fertilizer is any material of natural or synthetic origin that is applied to the soils or to the plant tissues to supply one or more plant nutrients essential for the growth of plants. उसको हम लोग बोलते हैं fertilizer. ठीक है, कि इससे हम लोग अल्टीमेटली प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, एंड व्हेन यू टॉक अबाउट फर्टिलाइजर, ये उसका डेफिनेशन बोल सकते हैं, बट यू कैन फॉलो व्हाट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दिया तो ये भी लिख सकते हैं. ठीक है, वेरी स्मॉल पार्ट इज गिवन, बट व्हेन यू टॉक अबाउट फर्टिलाइजर्स उसके टाइप्स होते हैं. ओके, जिस सबसे पहले देखो फर्टिलाइजर्स जो है दीज आर मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडस्ट्रीज. इसके फैक्ट्रीज होते हैं. ठीक है, दे आर सोल्ड विद देयर ओन ट्रेड नेम. Okay, then they are mostly inorganic because chemically prepared. Okay, urea and calcium cyanamide ऐसे examples दिया मैंने, which are solid organic nitrogenous fertilizers. Okay, and very important when you talk about fertilizer, there are three main elements which the plants must get, and वो है NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम. ये तीन मेजर एलिमेंट्स है जो प्लांट्स को चाहिए. Okay, so basically all fertilizers are focusing on this three elements. This kind of packets you get market में. Okay, अलग अलग brand names के होते हैं, अलग अलग compositions होते हैं. So either they are in concentrated या फिर pure form. It's a big history behind that. ठीक है, but इसका usage बहुत careful रहना चाहिए. So when you talk about fertilizers, there are different types. Okay, three types of fertilizers are there. First one, स्ट्रेट फर्टिलाइजर. स्ट्रेट फर्टिलाइजर का मतलब है दिस वन प्रोवाइड्स ओनली वन प्लांट न्यूट्रिएंट. जैसे एग्जांपल है अमोनियम सल्फेट, ये सिर्फ नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगा. म्यूरिएट ऑफ पोटैश, ये सिर्फ पोटेशियम प्रोवाइड करेगा. ऐसे फर्टिलाइजर को बोलते हैं स्ट्रेट फर्टिलाइजर. सिमिलरली कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, इसका मतलब है इट विल प्रोवाइड मोर देन वन प्राइमरी या मेजर न्यूट्रिएंट विच आर प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन. तो या तो NP या फिर PK या NK, एनी कॉम्प्लेक्स. एंड द थर्ड टाइप इज मिक्स्ड फर्टिलाइजर. ओके, इसमें एक से ज्यादा फर्टिलाइजर्स फिजिकली मिक्स किया गया, लाइक अ ड्राई पाउडर और इट कैन बी ग्रेन्यूल्स या पेलेट्स के फॉर्म में. ओके, या सोल्यूशन के फॉर्म में या लिक्विड के फॉर्म में, उसको बोलते हैं मिक्स. तो इसमें मिक्स फर्टिलाइजर में ऑलमोस्ट ऑल न्यूट्रिएंट्स विल बी
available to the crops. तो कौन से crop का कैसा requirement है, according to that we can select the type of fertilizer. Okay, and when you say mixed fertilizer, उसके भी types है. Okay, it's like there are two types of mixed fertilizers. Which are they? Firstly, you have complete fertilizers. Complete fertilizer का मतलब है those mixed fertilizer which will give all the three primary nutrients N, P, K तीनों, तो उसको बोलेंगे complete fertilizer. Okay, and the other one is incomplete fertilizer. कि प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स सब नहीं देगा, या तो कोई एक या फिर दो मेजर न्यूट्रिएंट्स में से along with those minor nutrients, then it is called incomplete fertilizer. Okay, understood the types of fertilizers everybody? Yes everyone? हाँ. Okay, ठीक है. So do one thing, disconnect and join back again, we'll continue. ठीक है.